अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़िया बलोच। सामीन, नए हफ्ते का आगाज़ बड़ा भरपूर तरीके से हुआ है और आज जब पहला यानी पीर का शाम है और पहले दिन का इख्तिताम हुआ है, तो बहुत सारी अहम तरीन खबरें हमारे सामने मौजूद हैं। आज के इवेंट्स को अगर मैं करना चाहूँ कि 2 सबसे बड़ी खबरें कौन-सी हैं, तो वो बिलाशुबा एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला होगा, जिसमें इस्लामाबाद की जो तीनों नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को दी जा चुकी थी, उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल होना है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैसला है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से एक ऐलान है कि वो अपनी रिज़र्व सीट्स को बचाने के लिए वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बाकायदा उन्होंने इंतखाब कर लिया है और इसका भरपूर ऐलान भी कर दिया गया है। अब मैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फैसले से भी बड़ा फैसला इस्लामाबाद की नशिस्तों को क्यों करार दे रहा हूँ, इस वजह से कह रहा हूँ कि इस वक्त जो रेशो है जो हुकूमत बनाने के लिए इन लोगों के पास अददी पावर है, वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास 75 है, पीपल्स पार्टी के पास 54 है और जो पीटीआई है जिसके आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो इस वक्त 93 हैं, 93 हैं। अब उनमें से 3 का नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया है। तो ये जो अब तक हुआ ये है कि कभी जनाब भरपूर कोशिश करती रही है मुस्लिम लीग नून और उनको पीटीआई के बकौल उनको 180 नशिस्तों से 93 पर लाकर महदूद कर दिया गया है। हालाँकि ये 100 से ज़ायद बढ़ी भी थी, लेकिन कभी आज़ाद उम्मीदवार उधर से खिसक जाते थे, कभी कोई नतीजा कैंसल हो जाता था, कभी दोबारा गिनती होती थी, उसमें गड़बड़ हो जाती थी। तो लेकिन बहरहाल जो फाइनल अब तक का जो फिगर था इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वो 93 था। अब आने वाले जो दिन है वो इस वजह से अहम है कि आज एक टांक में 6 पोलिंग स्टेशन पर बाकायदा वोटिंग हुई और उसमें 2 बड़े उम्मीदवार थे। एक तो जेयूआई के उम्मीदवार असद महमूद साहब थे जो मौलाना फजल रहमान साहब के साहबजादे हैं और दूसरा पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार दावर खान कुंडी थे। अच्छा, यहाँ उनके चंद सौ वोटों का फर्क था। दावर खान कुंडी आगे थे और जो जेयूआई के उम्मीदवार हैं मौलाना असअद महमूद साहब, वो पीछे थे। अब उनमें जो 6 पोलिंग स्टेशन पर नताइज सामने आए हैं, उसके मुताबिक खाबर यानी दावर खान कुंडी साहब ही जीत गए हैं और उनको 593 वोटों की सबकत हासिल हुई है। बहुत थोड़ा मार्जिन है, उनके 64,000 हैं, उनके 64,000 तकरीबन 500 हैं, मतलब 400 कुछ हैं और उनके इस तरीके से 593 ये तकरीबन 600 वोटों का फ़र्क है, बहुत मार्जिनल फ़र्क है। लेकिन इससे कुछ और चीज़ें भी मैं शायद जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो हासिल करना चाहती है। एक वजह तो ये है कि पीटीआई ने जमात इस्लामी के साथ इल्हाक करना चाहा और इत्तेहाद करना चाहा, तो हुआ क्या? दोबारा गिनती हुई और 2 सीटें जहां जमात इस्लामी जीती हुई थी, दोबारा गिनती में उनको 0 कर दिया गया और दोनों की दोनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी गई। यहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब उम्मीद कर रहे थे कि ये जो सीट है उनके साहबजादे को लाज़मी मिलेगी और वो पिछली जो गवर्नमेंट थी उसमें भी वो वफाकी वज़ीर रहे थे। तो इस गवर्नमेंट में जो आने वाले हैं उनमें वो उनकी कौमी असम्बली में लाज़मी उनकी नुमाइंदगी मौजूद होगी। लेकिन ये जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें असद महमूद साहब नहीं है मौजूद और अब देखते हैं कि मौलाना साहब का इस हवाले से रद्द अमल क्या है। लेकिन अहम बात यह है कि अब 93 जो सीटें थी पीटीआई की वो हो गई 94। अच्छा, ये तो नई सीटों के था, नताइज जो है तकरीबन मुकम्मल हो गए और अब सिर्फ हल्का 8 है जहां बाजोड़ में जहां एक धमाका हुआ था और रेहान ज़ेब जो है उम्मीदवार जो थे वो कत्ल हो गए थे, उनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। अच्छा, लेकिन हुआ ये है कि अब चीजें रिवर्स होना शुरू हो गई हैं। जब पीटीआई को बार-बार घसीट कर पीछे लाया जाता था और मुस्लिम लीग नून धक्के से आगे पहुंचती थी, यानी 30 से 35, 35 से 40, 40 से 50, 50 से 55, फिर 60 और 70 और फिर जब 70 पर पहुंचे तो फिर आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाना शुरू किया। वो आज़ाद जो पीटीआई की तरफ काउंट हो रहे थे, उधर से एक कम होते थे और मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाते थे। लेकिन अब ये मामला रिवर्स हो रहा है और रिवर्स इस वजह से संगीन है कि मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है कि वो हुकूमत बनाए, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनकी सीटों की जो तादाद है वो 75 से ऊपर नहीं हो सकी है और 93 पर इस वक्त पीटीआई खड़ी है। लेकिन ये जो 3 सीटें हैं
ये फ़कत 3 सीटें नहीं रह गई, बल्कि ये 6 हो गई। क्यों? एक तो मुस्लिम लीग नून की 3 सीटें कम हो गई, 75 में से 72 रह गई, और दूसरी तरफ 93 पर जो खड़े हुए हैं, अगर ये तीनों सीटें पीटीआई को मिल जाती हैं तो ये 96 हो जाएंगी, और टांक वाली जो सीट है दावर खान कुंडी वाली, उससे मिलाकर 97 हो जाएगी, और ये डिफरेंस 72 और 97 का रह जाएगा, यानी ये 25 सीटों का फर्क पड़ जाएगा, जो कि 1/4 तकरीबन बनता है। तो मतलब ये है कि जूं-जूं अब अदालती फैसले सामने आ रहे हैं, फॉर्म 45 की बात हो रही है, तो मुस्लिम लीग नून अपनी असल की तरफ आ रही है, वो नीचे आ रही है, और पीटीआई ऊपर जा रही है। तो वो लोग जो कह रहे थे जनाब के एमक्यूएम को मिलाकर, पीपल्स पार्टी को मिलाकर, एएनपी और दूसरी जमातों को मिलाकर जो, और आईपीपी को मिलाकर जो उनकी ख्वाहिश थी कि वो हुकूमत बना लेंगे, अब उस ख्वाहिश पर भी पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा इसको, अगरचे अभी तक पीटीआई के हक में उन तीनों का फैसला नहीं हुआ, और फैसले के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा इलेक्शन कमीशन से ही कहा है कि वो फैसला करें, लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि जिस तरीके से फॉर्म 45 से फॉर्म 47 बनाए गए, वो इंतहाई मजा का खेज है। और यहाँ पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब को बाकायदा ये रिमार्क्स देना पड़े कि हमें बताया जाए कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुए, जिनका कोई सर पैर नहीं है, जो फॉर्म 45 से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन फॉर्म 47 में उनको जितवा दिया है, ये किन बुनियादियों पर थे और किसकी सिफारिश से ये हुआ। तो इन रिमार्क्स को बड़ा संगीन किस्म का माना जा रहा है, और इस अंदाज से देखा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नून के जो पांव तले से जमीन है, वो आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू हो गई है। जी, तो अगला जो बड़ा फैसला है वो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इलाहाद। जमात इस्लामी नहीं हो सका, मुत्तहिद मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद नहीं हो सका, लेकिन आज अहम बात ये थी कि जब ये इस इत्तेहाद का ऐलान किया गया, तो वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की मौजूदगी में, बल्कि उनकी जेर सदारत ये सारी तकरीब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और लोगों को बताया गया। यानी इसमें ये नहीं था कि शायद मजलिस वहदत मुस्लिमीन MWM शायद मायूस हो गई कि उनको कंसीडर नहीं किया, बल्कि उनका बार बार कहना ये था कि उनकी कंसेंट बाकायदा शामिल है। अच्छा, इसका एक और पहलू भी है कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन बुनियादी तौर पर एक अहले तशय्यो की तंजीम कहलाती है, और पाकिस्तान में जो डोमिनेंट अक्सरियत है, जो गालिब अक्सरियत है, वो सुन्नियों की है। ये एक मसला पैदा हो सकता था, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में अहम बात यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बुनियादी तौर पर कोई जमात नहीं है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन तो एक अलहदा जमात है, लेकिन ये ऑलरेडी एक इत्तेहाद है, और जब बहुत सारे इत्तेहाद में बहुत सारी जमातें होती हैं, तो जब ऑलरेडी उस पर तकरीबन 46 जमातें हैं, तो अगर एक पीटीआई 47वीं जमात भी शामिल हो गई है, तो उसमें उसका कोई इम्पैक्ट ये नहीं पड़ेगा कि शायद जो तहरीक इंसाफ है, उन्होंने किसी खास जमात का इंतखाब किया है। तो ये जो इम्पैक्ट होगा, ये खास तौर पर बहुत अहम होगा। यही वजह है कि इसको, इस बड़े मसले को बड़ी दानिशमंदी के साथ इसको बहाल कर लिया गया है और इसको संभाल लिया गया है। अच्छा, एक और बात भी की जा रही है कि शायद जो मखसूस सीटें हैं वो ना मिले। देखें, मैं कम से कम 25 साल से मुख्तलिफ जो इंतखाबात हैं उनको कवर कर रहा हूँ, और ये जो मखसूस सीटें हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जब भी इन जमातों की लिस्ट वो ख़त्म हो जाती थी, उसमें या कोई रिटायर हो जाते थे, कोई इस्तीफ़ा दे जाते थे, या कोई खातून फौत हो जाती थी, या कोई और मकासद, या उनको डिसीट कर दिया जाता था, तो आगे जब उनकी रेशो के मुताबिक उस जमात की सीटें बनती होती थी, तो वो बाद में भी ले ली जाती थी। यहाँ तक कि गुज़श्ता जो अरसा गुजरा है, उसमें जनाब इन्होंने इस्तीफे दे दिए थे, लेकिन चंद जो ख़वातीन अरकान हैं, उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। तो बाद में पीटीआई ने अपने 5 लोगों को मजीद शामिल करवाया, हालांकि वो उस वक्त असम्बली का तकरीबन इख्तिताम था, यहाँ तो असम्बली का आगाज हो रहा है। तो ये कहना कि बाद में लिस्टें नहीं दी जा सकती, ये बिल्कुल गलत है। इससे पहले प्रैक्टिस होती रही है, और अब भी ऐसे होगा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 1-1 या 2-2 ख़वातीन के नाम दिए हुए हैं। अब या तो उनको बरकरार रखा जाएगा कि वही MNA या MPA बन जाए, जो भी होगा। दूसरी सूरत ये होगी कि वो उनसे इस्तीफा दिला दिया जाए। वो खुद इस्तीफा जब दे देंगी, तो ऑटोमेटिकली उनसे नीचे फिर नाम इलेक्शन कमीशन तलब करता है, और जो नए नाम तलब किए जाएंगे, तो उसमें जो नाम होंगे वो खवातीन की रिजर्व सीट के होंगे। इसी तरीके से अक़लियतों की सीटें भी हासिल की जा सकती हैं। लिहाजा ये काफ़ी हद तक इसमें क्लैरिटी
आ चुकी है। जी जी, तो अगला जो एक एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा मामला था, वो लाहौर में मियां नवाज शरीफ साहब के जो बेल्ट पेपर है उनकी इशाअत थी, वहां छापे जा रहे थे। इस हवाले से राय असद खरर और इमरान अरशद ने वहां पर जाकर छापा मारा और वहां से बड़ी तादाद में वो बैलेट पेपर बरामद हुए और उस हवाले से दो शॉर्ट किस्म की वीडियोस भी अब तक सामने आई हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ एतराज़ात किए जा रहे हैं कि जी ये अगर कौमी असम्बली का हल्का है तो इसका रंग सफ़ेद क्यों है, और दूसरा कि ये जो बैलेट पेपर है उसमें हर निशान डबल क्यों है, इसी तरीके से और भी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कोई एतराज़ात नहीं है, बल्कि राय साकिब खरल के पास बाकायदा उस जो छापे जा रहे थे उसमें बहुत सारों के उनके पास स्पेसिमन मौजूद है और इसका रंग सब्ज ही है, ये लाइट की वजह से सफेद नजर आ रहा है। दूसरा, ये सबको पता है कि बड़ी शीट पर जनाब बेल्ट पेपर छापे जाते हैं और फिर उसके बाद कटिंग होती है, तो ये भी एक डबल जनाब वो प्रिंट है और उसको कट कर दिया जाए तो बिल्कुल एग्जैक्ट वो वही नमूना बन जाता है जो मासेरा के इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ और गुस्तासफ खान के जनाब इलेक्शन में था। और तीसरा एक अहम बात कि शायद ये पेपर की वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन इस वक्त जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये जो पेपर है बिल्कुल हूबहू उसी क्वालिटी का है जो इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ है। एक और एतराज़ भी इस पर किया जा रहा है, वो ये है कि इसमें बैलेट पेपर तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो कॉपी की शक्ल में होते हैं और ऊपर जिसमें जनाब सीरियल नंबर या जो वोटर्स का थंब इम्प्रेशन होता है वो नहीं है। तो इसके लिए बड़ा क्लियर है जनाब कि वो तो ऑलरेडी उनके पास मौजूद है, ये तो सिर्फ चेंज जो करना है, बैलेट पेपर चेंज करना है, उसमें गुस्तासफ खान के वो वोट ज़ाय करने और मियां नवाज शरीफ साहब के लाने। एक और भी इस हवाले से एतराज़ किया जाता है, वो ये है कि वो तो जनाब रिजल्ट अनाउंस हो गया और अब उनको बैलेट पेपर छापने की क्या जरूरत है। तो ये बात भी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उनकी मियां नवाज शरीफ साहब की जो उज़रदारी थी वो वहां से मुस्तरद हो चुकी थी, लेकिन फिर एक मरतबा दोबारा आरओ को तब्दील किया गया और उनके जो वकील हैं जहांगीर जदौन साहब, उन्होंने फिर दरखास्त दी कि जी मैं वक्त मुकर्ररा पर हाजिर नहीं हो सका, जिसकी वजह से हमारी उज़रदारी कैंसिल हो गई है, हमें दोबारा उसमें हमारी उज़रदारी को बहाल किया जाए। और इस वक्त रिकॉर्ड पर वो उज़रदारी बहाल है। लिहाजा ये कहना कि चूंकि उसका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है तो लिहाजा वो चेंज नहीं हो सकता, नहीं, ये अब भी चेंज हो सकता है और अभी भी ज़ेरे समात है ये मामला। बहरहाल एक बड़ा अफसोसनाक इस किस्म की सूरत हाल है। इस वक्त पूरी दुनिया में तो इस बात के चर्चे हैं कि यहाँ धांधली हो रही है, यहाँ रिगिंग हो रही है, यहाँ नाइंसाफी हो रही है, यहाँ जुल्म हो रहा है, इलेक्शन को तमाशा बना दिया गया है। अगर यहाँ पर किसी को मालूम नहीं है तो वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन है और दूसरा हमारी निगरान हुकूमत है, वो इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी अदलिया, खासतौर पर आला अदलिया, वो इस हवाले से कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर मियां नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का कोई भी आ जाए तो इस वक्त हमारी आला अदलिया इस पोजीशन में नहीं है। एक और अहम सवाल भी है कि नवाज शरीफ साहब चूंकि लाहौर से डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में इलेक्शन जीत चुके हैं, तो उन्हें क्या जरूरत है कि वो मासेरा वाली सीट पर जनाब जोर लगाएं। तो उसकी वजह यह है कि जो लाहौर की सीट है वो हार रहे हैं और उनके पास इतने एविडेंसेस नहीं है कि वहां जाकर वो इसे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में इनको प्रूव कर लें। तो उनका ख्याल ये है कि अगर खुदा न खास्ता लाहौर वाली सीट भी उनसे छिन जाती है तो उनका क्लेम कम अज कम मासेरा वाली सीट पर लाजमी बरकरार हो। इस वजह से ये 10 दिन बाद भी अब अभी तक ना सिर्फ बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं बल्कि इलेक्शन को सीधा करने की कोशिश की जा रही है। इसमें अगर खामोश है तो हमारी आला अदलिया है, देखते हैं वो कब जागती है। तो जनाब ये अब तक की मेरी गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।